नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण आखिरी दौर में प्रचार, दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल ने विकास कार्यों के लिए मांगे वोट। बद्रीनाथ धाम शीतकालीन समापन के लिए तैयार, विधि विधान के साथ आज रात को बंद होंगे कपाट। अब तक 14 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हरिद्वार में अवैध निर्माण कार्य जारी, सील की गई कॉलोनी में फिर से काम शुरू, प्राधिकरण के निर्देशों की हो रही अनदेखी। लक्सर में भीषण सड़क हादसा, ओवरलोड डंपर ने भैंसा बुग्गियों को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रदेश में जल्द दिन में चलेगी पछुआ हवाएं, मौसम में आएगी ठंडक। शुष्क रहने के कारण अभी गर्मी का हो रहा एहसास, बर्फबारी न होने से सूने पहाड़। खबरें विस्तार से। केदारनाथ उपचुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक होने से राजनीतिक दल महिला वोट बैंक को साधने में लगे हैं, लेकिन विकास रोजगार के साथ साथ इस उपचुनाव में सनातन का मुद्दा भी खूब उठ रहा है। एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को साधने में लगी हैं, तो वहीं दूसरी ओर दलित वोट बैंक भी निर्णायक मोड में रहने वाला है। ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत। मैं इस वक्त मौजूद हूं केदारनाथ क्षेत्र में और यहां पर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। पूरा बड़ा एरिया है, तकरीबन 90,000 की आबादी या वोटरों की है और आधी आबादी यानी महिलाओं की आबादी 45,000 से अधिक की है। सबकी निगाहें महिला वोटर पर है। तमाम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय अपनी ताल ठोक रहे हैं। 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और साथ ही साथ 23 तारीख को यहाँ के नतीजे निकल रहे हैं। कौन उत्तराखंड की विधानसभा पहुंचेगा ये यहाँ की जनता तय करेगी। इस क्षेत्र के अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे ये चौखंबा है, यानी केदार घाटी का सबसे बड़ा जो ब्रांडिंग कह सकते हैं, जिसकी पहचान है चौखंबे से। और इसी घाटी की तलहटी पर है केदार धाम, यानी केदार घाटी है ये। यहाँ पर तमाम तरीके से गांवों का बसावट है। यहाँ की आबादी तकरीबन 1.25 लाख के करीब है, जिसमें से वोटर हैं 90,000 के करीब। तो यहाँ पूरा यानी अगस्त्यमुनि से लेकर रुद्रप्रयाग का जो एरिया है जिले का, उसके बाद अगस्त्यमुनि, चंद्रापुरी, भीरी, बांसवाड़ा, गुप्तकाशी, ऊखीमठ तहसील है, गुप्तकाशी है, रविगांव है, फाटा है, गौरीकुंड है, सोनप्रयाग है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बेल्ट की बात करें तो नागजगई है, मैखंडा है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो बसकेदार है, कौशलपुर है, बिरो, बस्ती, नैनी, पोंडार, ये तमाम गांव यहाँ पर है, जो कि बड़े बड़े गांव हैं, अपने आप में बड़ी बड़ी तोकें हैं, जिनमें अगर आप देखेंगे तो अमूमन 200 से लेकर के गांवों की आबादी शुरू हो जाती है और तकरीबन 1000-1200 तक गांवों की आबादी पहुंचती है। यहाँ पर ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी हैं, दलित हैं। एससी वोटों की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन ये 13,000 से अधिक की आबादी, यानी 13 से 16,000 की आबादी के बीच में यहाँ पर वोटर हैं और यही निर्णायक वोटर भी कहे जा सकते हैं। इन्हीं वोटरों के जरिए यहाँ पर जीत और हार तय होती है। भारतीय जनता पार्टी से आशा नौटियाल मैदान में है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की फौज पूरे क्षेत्र में है, जगह जगह जा रही है, कैंपेनिंग कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है। और कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, मौजूद हैं। लगातार जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के मनोज रावत, उनके पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, जल जंगल जमीन को बचाने की बात हो रही है, स्थानीय लोगों को मुनाफा देने की, लाभ देने की बात हो रही है, आपदा के दरमियान जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उसको दुरुस्त करने की बात हो रही है। वो तमाम जमीनी जो मुद्दे होते हैं उन पर लोगों की नजरें यहाँ बनी हुई है और इन्हीं मुद्दों पर लोग घरों से बाहर निकल करके वोट करेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कांटे की टक्कर चल रही है उसमें कौन जीतता है। शह और मात के खेल में विधानसभा कौन पहुंचता है, ये केदारनाथ के इस क्षेत्र की जनता तय करेगी।
अपने सहयोगी हिमांशु बरमोला के साथ श्रीनिवास पंत, जन टीवी, केदारनाथ। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार अपने अंतिम दौर में है। राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में जाना लगातार जारी है। सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार प्रसार से लौटे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। केदारनाथ की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है और जो सपना दिवंगत विधायक शैला रानी रावत ने केदारनाथ के लिए देखा था, उन सपनों को हमारे प्रत्याशी आशा नौटियाल पूरा करने का काम करेंगी। नौटियाल जैसा नेतृत्व जो पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं, जो पारदर्शिता से उन्होंने वहां की सेवा की है, उस पर मोहर लगाने वाले हैं। और जो पूरे उत्तराखंड के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 दशक उत्तराखंड का होगा, उसके ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आपने देखा ऑल वेदर रोड हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, ट्रेनों का आवाजाही हो गया, नई बसों का आवागमन, रोडों का निर्माण हो गया, ऐसे अनेकों अनेक चीजें, महिलाओं का सम्मान वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आज उत्तराखंड के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को जो ग्लोबलाइजेशन किया गया है G20 के माध्यम से। चमोली में नगर निकाय चुनाव निर्वाचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि निकाय चुनाव संबंधी सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट और निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सभी नोडल अधिकारी निर्वाचन संबंधी दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए। देखिए, अब क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है नगर निकाय चुनावों को लेकर, तो उसी संबंध में आज सभी का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए स्ट्रांग रूम, मतदान पेटियां, वाहनों की व्यवस्था, सेक्टर मजिस्ट्रेट, संवेदनशील बूथों का निर्धारण करना, इन सब को लेकर चर्चा की गई और सभी को अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी पत्राचार राज्य निर्वाचन आयोग से किया जा रहा है उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें, क्योंकि चुनाव एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रक्रिया है, तो इसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग के बीच भूमि खरीद में नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ मुकदमे दायर करने शुरू कर दिए हैं। नैनीताल जिले में भू कानून उल्लंघन के 64 मामले सामने आए हैं। भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त है। भू कानून के नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं झारखंड, मुंबई वालों ने उत्तराखंड में जमीनें खूब खरीदी। भू कानून के नियमों का उल्लंघन करने के 430 से अधिक मामले आए। आपको बता दें कि सबसे अधिक 196 मामले देहरादून में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू कानून को लेकर के बहुत ही गंभीर है और इसीलिए उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है और वो कमेटी बिल्कुल निर्णय देगी और बहुत बेहतर भू कानून इस प्रदेश के अंदर बनेगा। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी के साथ में वार्ता करी है, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए इन सारी चीज़ों को लेकर के। पर जिस तरीके से बाहर से लोग आकर के यहाँ पर जमीनें खरीद रहे थे और वो किस प्रयोजन से खरीद रहे थे, किस उद्देश्य से खरीद रहे थे, उस उद्देश्यों को भी देखना जरूरी होगा। अगर जिस उद्देश्य से व्यक्ति यहाँ पर अपनी जमीन को खरीदने का काम करता है, अगर उसका उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो जाहिर सी बात है सरकार उसमें जांच करेगी और अगर गलत पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई भी होगी। कुमाऊनी पत्रिका दुधबोली के वार्षिकांक का पर्वतीय सभा लखनपुर में आज विमोचन हुआ। इस दौरान पत्रिका में छपे लेखों, कविताओं पर चर्चा होने के साथ कुमाऊनी के विकास पर भी चर्चा हुई। वहीं विमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए प्रोफेसर गिरीशचंद पंत ने कहा कि पत्रिका के संपादक और उनकी पूरी टीम साधुवाद की पात्र है, जो अपनी माटी के लिए दिल्ली से इतना सराहनीय काम कर रही हैं। कुमाऊनी पत्रिका दुधबोली के वार्षिकांक का विमोचन था। इस पत्रिका को एक समय तक रामनगर से कुमाऊनी के वरिष्ठ साहित्यकार मथुरा दत्त मठपाल जी निकाला करते थे, तब यह त्रैमासिक रूप से निकलती थी। अब यह पत्रिका दिल्ली से निकलना
तय हुई है। चारू तिवारी जी इसको निकालते हैं और आज इसके वार्षिकांक का विमोचन था। हमने यहाँ तय किया है कि प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को हम लोक भाषाओं को लेकर के एक बैठक करेंगे और हर 3 महीने में स्कूली बच्चों के साथ उत्तराखंडी लोक भाषाओं के विकास के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम जरूर किया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून और मंगलौर में घटी 2 दुर्घटनाओं के बाद अब शासन ने सभी सीपीयू कर्मियों को आदेश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त चेकिंग अभियान चलाते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें और किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम करें। वहीं इसके चलते सीपीयू के एसआई मुकेश कुमार ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाते हुए लोगों को यातायात के नियमों व पालनों के प्रति जागरूक करने का काम किया। इस मौके पर मुकेश कुमार ने बताया कि वो समय समय पर इस तरह के चेकिंग अभियान चला रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके चालान भी काट रहे हैं। उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हम रोड एक्सीडेंट में पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर आ चुके हैं, जो कि चीन और अमेरिका से भी हम आगे निकल चुके हैं। और अभी फिलहाल में कई घटनाएं हुई तो उच्च अधिकारियों सख्त निर्देश हैं कि जो भी ओवर स्पीड में वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शराब पी के जो वाहन चला रहे हैं उनको जब्त किया जाए और बिना हेलमेट के, और जो कोहरे में जो वैसे बिना रिफ्लेक्टर के ट्रैक्टर टोलियां चल रही हैं, किसानों की भी चल रही हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और लोगों को आगाह किया जा रहा है, जान है तो जहान है, कि मौत से खिलवाड़ ना करें, यातायात नियमों का पालन करें। सीपीओ रुड़ की इसमें मुहिम छेड़ रखी है। अब जो भी शराब पी के वाहन चलाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिंदगी अनमोल है, इसको बचाएं और यातायात नियमों का पालन करें। देखें कि हमें कैसे बचना है, ये सीट बेल्ट लगाएं, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। यातायात नियमों का जो पालन करेगा वही आगे बढ़ेगा। सूबे के सार्वजनिक स्थानों पर जाम छलकाने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। बता दें कि दून पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाकर जाम छलकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब तक 1800 से ज्यादा चालान किए गए हैं, जिसमें 5 लाख से ज्यादा धनराशि अब तक वसूली गई है। तो वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने तमाम चौकी प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जाम छलकाने वालों के साथ ही शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि दून शहर का माहौल खराब न हो सके। अनेक स्थानों पर शराब पीने की शिकायत है, क्योंकि आमजन जो उन रास्तों से जाते हैं, खासकर कभी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनकी शिकायत रहती है, लोकल लोग की भी रहती है कि कुछ ऐसे स्थान हैं चिन्हित जहां पर लोग गाड़ियों में बैठकर या खुले स्थान पर शराब या मदिरा सेवन करते हैं और जिससे आमजनों को भी असुविधा होती है। खास इसमें कोई झगड़े होने की संभावना भी रहती है। टोका टोकी में हॉट टॉक्स भी होती है, जिसको देखते हुए लगातार ऐसे इलाकों में जो शहर के आउटर इलाके जहाँ पे से शिकायतें थी, लगातार अभियान हमारा चल रहा है। और अभी हमने जो इस अभियान के तहत 1894 लोग का इसमें चालान किया, 5,85,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। तो देखा जाए तो इस तरह सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा भंग करना, चाहे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करना, तो इसको देखते हुए अभियान चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया दौरे पर हैं, जहां द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं नाइजीरिया से। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। एक्सेलेंसी, मुझे नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए आपके निर्णय के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, लेकिन यह सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है और यह भारत नाइजीरिया के सदियों पुराने जो संबंध है, उन संबंधों का सम्मान है। और इस सम्मान के लिए मैं नाइजीरिया का, आपके सरकार का और देशवासियों का
हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री का ओपनिंग। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो नाइजीरिया में इस वक्त बोल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने फर्जी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के मामले में 3 इंश्योरेंस कंपनी में सर्वे करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2023 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से फर्जी तरीके से 3,53,01,847 रुपए का फर्जी क्लेम लेने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अश्वनी सक्सेना और उप शाखा प्रबंधक हेमंत जगपंगी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी दिनेश कुमार कटियार, सुमित गुप्ता, प्रसून कुमार दीक्षित को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले वर्ष जुलाई के महीने में यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडिया कंपनी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अपराध पंजीकृत हुआ। उनके द्वारा ये बताया गया कि बैंक के कुछ कर्मचारियों और उनके सर्वेयर के द्वारा मिलकर फर्जी क्लेम किए गए, जिसमें वाहनों के डैमेज होने के फर्जी क्लेम थे और बहुत मोटी धनराशि, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की धनराशि गलत तरीके से निकालकर अलग अलग खातों में दी गई, जिस पर अपराध पंजीकृत किया गया और उसकी विवेचना चल रही थी। इसमें आज 3 लोगों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने फेसबुक लाइव में कहा कि पतंजलि पर लोगों की बुरी नज़र है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पतंजलि का मालिक न वे हैं और न ही आचार्य बालकृष्ण, बल्कि पूरा देश और इसके लोग इसके असली मालिक हैं। वहीं आचार्य बालकृष्ण ने अपना बयान देते हुए कहा कि यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है। यह समाज के कल्याण के लिए समाज द्वारा दिया गया साधन है। पतंजलि को हथियाने और समाप्त करने के षड्यंत्र पहले भी हुए हैं, लेकिन हमने हर बार उनका सामना किया है। सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है, जिसके तहत हम आगे भविष्य में बहुत सारे संत, बहुत सारे साध्वी बहनें, हमारे सन्यासिनी बहनें, सन्यासी भाई तैयार हो रहे हैं। उन्हीं के द्वारा समाज के कल्याण के लिए समाज के द्वारा दिया हुआ यह साधन, उसमें लगना है, वह तो स्पष्ट है। तो इसमें महाराज श्री ने कह दिया और लोगों को पता चला, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आशंका भी जताई कि कुछ हथियाना चाहते हैं पतंजलि को, उसको नहीं, ऐसा है कि देखिए षड्यंत्र तो शुरू से होते रहे हैं, हथियाना नहीं। पतंजलि को तो समाप्त करने के षड्यंत्र रहते रहे हैं और हम लोगों ने शुरू से उसका सामना किया है। तो जब परमात्मा की इच्छा से कोई संकल्प खड़ा होता है, तो किसी दुनिया के जो कोई दम नहीं है कि उसको समाप्त कर सके। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप के विवेक नगर देर रात एक कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दुकान में सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पीड़ित सोमपाल ने बताया कि वो रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर घर लौटा था। कुछ समय बाद जब सड़क से गुजरा तो एक ठेली वाले ने उन्हें बताया कि उनकी दुकान से धुआं निकल रहा है। उसने तुरंत अपनी दुकान में जाकर देखा तो सच में धुआं निकल रहा था। आग की सूचना तत्काल 112 पर कॉल कर दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। हाँ, ये रात में करीब 11:12 पर हमको सूचना मिली है कि ट्रांजिट कैंप में चामुंडा मंदिर के पास कहीं आग लगी हुई है। तो तुरंत हमारे यहाँ से एक फायर यूनिट जो है फायर टेंडर गया और आग को बुझाना शुरू किया। एक कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें आग लगी हुई थी। तो उस आग को जो है ये बड़ी मशक्कत के बाद पूर्ण रूप से बुझाया गया और लगभग 7-8 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। इसमें एक फायर टेंडर हमारा गया था, दूसरा मंगाया था तो रास्ते से वापस हो गया था। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रविवार 17 नवंबर को रात 9:07 पर शीतकाल हेतु बंद हो जाएंगे। वहीं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि शीतकाल हेतु भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की प्रक्रिया रावल अमरनाथ नंबूंदरी स्त्री भेष धारण कर माता लक्ष्मी को श्री बद्रीनाथ मंदिर गर्भगृह में विराजमान करेंगे। इससे कुछ ही समय पहले श्री उद्धव जी एवं श्री कुबेर जी मंदिर परिसर में आ जाएंगे।
इसके बाद रात 8:15 बजे से कपाट बंद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाम को 9:07 पर श्री बद्री विशाल जी के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे और आज यात्रा का अंतिम दिन है, तो सभी तीर्थयात्री आज सुबह से ही 4 बजकर लाइन पर लगे हुए हैं और सभी तीर्थयात्री अलकनंदा और तप्तकुंड में स्नान करने के बाद मंदिर के सिंह द्वार पर अब बहुत लंबी लाइन पर यहाँ पर दर्शनों के लिए लगे हुए हैं। हम सभी होटल कारोबारी भी आज और कल में यहाँ से अपने प्रवासों के लिए प्रस्थान कर देंगे और इस साल की तरह ही आशा करते हैं कि अगले साल भी बद्री विशाल जी की यात्रा और भी अच्छी तरह चले और सभी श्रद्धालुओं को ऐसे ही दिव्य दर्शन अगले साल भी प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय बद्री विशाल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।